नमस्कार, मेरी सिप मेरा सवाल में आप सभी का स्वागत है, जहां पर हम बातचीत करते हैं आपके पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए सवालों पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए टॉपिक्स पर, पर्सनल फाइनेंस से जुड़े हुए आपकी हर छोटी बड़ी क्वेरीज पर, और आपको हेल्प करते हैं कि ताकि अपने पोर्टफोलियो को और बेहतर बना पाएं, अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग को और सुचारू रूप से आगे बढ़ा पाएं। इस श्रृंखला में बातचीत करने के लिए हमारे साथ अलग अलग जानकार जुड़ते रहते हैं और आज भी हमारे साथ एक और जानकार, एक वरिष्ठ जानकार मौजूद हैं। आज हम बातचीत करेंगे हेमंत रस्तोगी सर से। हेमंत सर से हम कई बारी अलग अलग प्लेटफॉर्म पर तो वैसे ही मैं बातचीत कर ही चुका हूं और आज भी हमारे साथ मौजूद हैं। हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। आज हेमंत सर से हम बातचीत करेंगे आपके सवालों पर, साथ ही साथ हम उनसे बातचीत करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, वो है अर्ली रिटायरमेंट को लेकर। कि अगर आप लोगों ने सोचा हुआ है कि आप थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट करना चाह रहे हैं, आप थोड़ा अर्ली रिटायरमेंट कर लें, तो उसके लिए क्या ज़रूरी है, कौन सी डेट, कौन सा ईयर आपके लिए सही है, कब होना चाहिए अर्ली रिटायरमेंट, इन सब पे हम बातचीत करते हैं। हेमंत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। वैसे तो हेमंत सर फाइनेंशियल मार्केट में इतने सालों में ये बात तो समझ में आ गई कि हम लोग का अर्ली रिटायरमेंट होता नहीं है, या रिटायरमेंट ही नहीं होता, क्योंकि जब तक हम नीचे शेयर का भाव देखते रहेंगे हमारा रिटायरमेंट होता नहीं आमतौर पे। लेकिन अदरवाइज अगर किसी को अर्ली रिटायरमेंट चाहिए हो तो कोई क्या एज होती है? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं हम 40 में रिटायर होना चाहते हैं, 50 में रिटायर होना चाहते हैं, 45 में रिटायर होना चाहते हैं। सो इसकी कोई एज भी है या आपका निजी फैसला है कि आप जब चाहो तब रिटायर हो जाओ? एक दूसरा, अगर मैं अर्ली रिटायरमेंट लेना भी चाहता हूं तो क्या मेरी जो रेगुलर प्लानिंग है ये सफिशिएंट रहेगी, या इसके लिए कुछ एक्स्ट्रा करना पड़ेगा, तब जाके वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिटायरमेंट मिलेगा आपको? देखिए सुमित, आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, अगर आप किसी को भी अगर अर्ली रिटायरमेंट चाहिए, देखिए दो तरीके से आप रिटायर होते हैं। एक आपकी ट्रेडिशनल एज है, जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल ऑप्ट फॉर दैट। बट अगर कुछ ऐसे लोग हैं या आप उनमें से हैं जिनको लगता है कि हमें जल्दी रिटायर होना चाहिए, होना चाहते हैं किसी भी कारण से, तो आई थिंक बहुत कुछ करने की जरूरत है सुमित। देखिए, कभी कभी क्या होता है कि हमको लगता है कि चलिए हम 15-20 साल से ऊपर काम नहीं करेंगे। ये बात सही है, ये विचार आपके पास आएगा, लेकिन आपके पास पूरी तरीके से प्लानिंग चाहिए सुमित यहाँ पे। कि अगर आप मान लीजिए 25 साल के हैं और आपको लगता है कि हमें 45 साल की उम्र में रिटायर होना है, यानी आपके पास 20 साल का समय है। इन 20 सालों में आपको बहुत सारे काम करने हैं सुमित यार। एक तो ये कि आपको बहुत सर्टेनिटी होनी चाहिए कि वाकई में आप 20 साल के बाद रिटायर होना चाहते हैं। अगर ऐसा है तो आपके पास पूरा एक रोड मैप चाहिए कि अगले 20 साल में जो भी आप कमाई करेंगे उससे आप क्या करेंगे। आपको उतना कॉर्पस बनाना है, आपके पास उतना पैसा होना चाहिए जो अमूमन आप जो 60 साल की उम्र में जो होता है उससे कहीं ज्यादा चाहिए, क्योंकि तब जो है रिटायरमेंट लाइफ इतनी लंबी नहीं होती है एज कंपेयर टू समवन हु इज रिटायरिंग एट 40। तो क्लियर रोड मैप चाहिए वहां पे। बहुत मेहनत करने की जरूरत है सुमित वहां पे कि किस तरीके से अपनी इन्वेस्टमेंट करेंगे। आप सिग्निफिकेंट अमाउंट जो आप कमाते हैं वो आपको सेव करना पड़ेगा, यानी आपका जो पूरा माइंडसेट है वो सिर्फ सेविंग और इन्वेस्टमेंट के ऊपर होना चाहिए। अगर आप चाहें कि ये 20 साल 25 से 45 तक भी मैं एक लेविश लाइफ स्टाइल रखूं और 45 के बाद भी रखूं, तो वो डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है अनलेस आप सेल्फ एम्प्लॉयड हो, आपने बहुत अच्छी कंपनी बनाई, आपका बिजनेस बहुत अच्छा कर रहा है और आपको लगता है कि आप इतनी वेल्थ क्रिएट कर पाएंगे कि आप वो कर पाएंगे। बट एक नॉर्मल सैलरीड क्लास, चाहे आप किसी भी लेवल पे काम करते हो, चाहे आपकी इनकम कितनी भी हो, आपके पास क्लियरली रोड मैप चाहिए। आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप इन्वेस्ट करें, और वो इन्वेस्ट भी ऐसे करें कि जहां पे आपको अच्छा खासा रिटर्न मिले, यानी आपके पास वो क्षमता होनी चाहिए कि आप ज्यादा रिस्क ले सके। आपकी जो रिटर्न्स हैं वो टैक्स एफिशिएंट होनी चाहिए। तो बहुत सारी चीजें हैं इसमें। और उसके बाद एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है 45 तक। उसके बाद आप क्या करेंगे? आपके पास बहुत क्लैरिटी चाहिए कि 45 के बाद आप क्या करने वाले हैं। आप बिल्कुल काम नहीं करेंगे, या आपकी कोई हॉबी है उसको कन्वर्ट करके अपना प्रोफेशन बनाएंगे, या आपकी जो इनकम है वो इतनी इनफ होगी कि आप अगर मान लीजिए 80-85 साल तक जीते हैं, तो क्या 45 साल तक आपके पास उतना पैसा होगा? आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं। एक एक विचार आपके दिमाग में आ सकता है कि मुझे जल्दी रिटायर होना है, लेकिन उसके लिए तैयारी करने के लिए बहुत बहुत मेहनत और बहुत प्लानिंग की जरूरत है। हेमंत सर एक बात बताओ, आपने कभी सोचा अर्ली रिटायरमेंट के बारे में, कभी मन किया? नहीं सुमित, ऑनेस्टली कभी नहीं। बिकॉज आई एम वेरी पैशनेट अबाउट माई वर्क, और मैं जिस प्रोफेशन में हूँ सुमित, देखिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन्वेस्टर्स को मदद करते हैं उनके पोर्टफोलियो बनाने में। जितने लोगों को हम कन्वर्ट करते हैं
फ्रॉम ट्रेडिशनल इनटू मार्केट लाइक प्रोडक्ट, यकीन मानिए उनकी पूरी फैमिली की जो फाइनेंशियल फ्यूचर है वो बदल जाती है। कन्विंसिंग करना बहुत मुश्किल है। और मुझे लगता है कि ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जब आपके पास वो क्षमता आती है कि आप ऐसा कर सकते हैं और आप लोगों की मदद कर सकते हो, तो आई थिंक कहीं ना कहीं वो आपका पैशन बन जाता है। और बेसिकली हम लोग तो बॉल प्लेयर जैसे हैं, सॉरी, वी गेट बेटर विद एज। सो दूसरी बात, कभी ईमानदारी से कहूँ तो मैं कभी सोचा नहीं उसके बारे में कि रिटायर होना, क्योंकि मुझे लगता है कि यही हमारी लाइफ लाइन है, यही हमें बिजी रखती है मेंटली फिजिकली। तो या पर्सनली तो कभी सोचा नहीं। नहीं हेमंत सर, क्योंकि हर पासिंग डे, हर पासिंग मंथ हमारे पास इतना कुछ नया होता है सीखने, समझने, करने के लिए कि हमें समझ ही भी नहीं आता रिटायर हो गए करेंगे भी क्या। ये तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ लाइफ बन चुका है। अब इसे छोड़े तो कैसे छोड़े, अगर हम छोड़ भी देंगे तो करेंगे क्या, यही समझ में नहीं आता। खैर, लेकिन हेमंत सर, बहुत लोगों की इच्छा होती है कि वो रिटायर हो जाएं 40 में, 45 में। अब मेरी एक रेगुलर सेविंग है, मैं वो करता आ रहा हूँ। अगर मुझे ओवर द बोर्ड जाना है जल्दी सेव करने के लिए, ज़्यादा पूंजी करने के लिए, तो पहले तो दूसरी चीज़ की आज से 10 साल बाद या 15 साल बाद या 20 साल बाद जब मैं रिटायर होऊंगा, क्या वो पूंजी सफिशिएंट होगी मेरे खर्चों को लेकर, ये कैसे तय करें। दूसरा, और जो मैं सेव कर रहा हूं क्या ये वहां तक मुझे पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचा पाएगा अपने ओवर एंड अबव रेगुलर गोल्स के अलावा, वो कैसे असरटेन करें। जी सुमित, जैसा मैंने पहले कहा कि अधिक एक क्लियर रोड मैप चाहिए वहां पे। और आपने बहुत अच्छी बात कही अभी कि आपका एकमात्र गोल नहीं है कि आप खाली अर्ली रिटायर होना है, आपके और भी गोल्स हैं। आप मैरिड हैं, अगर बच्चे हैं उनकी एजुकेशन का भी करना है, आपको अपनी फैमिली के लिए घर भी बनाना है, राइट। और ऑल्सो डिपेंड्स कि आपकी इनकम का लेवल कितना है, और जो बच्चों की एजुकेशन, जो भी गोल्स हैं वो भी आपको पूरे करने हैं। उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि हम अगर 45 तक पहुंचे, अगले 20 साल में हम कितना पैसा जमा कर सकते हैं। जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि पूरा जो फोकस है आपका वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे होना चाहिए उस समय पे। आप अगर चाहें कि आज भी हम लेविश लाइफस्टाइल रखें और बाद में भी रखें, तो ऐसा पॉसिबल है नहीं, हर एक के लिए पॉसिबल नहीं, कुछ लोगों के लिए पॉसिबल हो सकता है। तो रोड मैप चाहिए, आपको टारगेट सेट करने होंगे, और वो काफी चैलेंजिंग हो सकता है। नॉर्मली हम कहते हैं कि जब भी आप रिटायरमेंट हो, अगर आपने अपने अपनी इन्वेस्टमेंट से अगर आपको इनकम जनरेट करनी है, तो 4 या 5% से ज्यादा आप ऐसा मत निकालिए। ज्यादा एग्रेसिव निकालेंगे तो फिर कहीं ना कहीं ऐसी स्टेज आ सकती है कि आप के रहते रहते आपका पैसा खत्म हो जाए, वो बहुत ही रिस्की सिचुएशन है। तो आपको वो ध्यान रखना है कितना कॉर्पस बनाना है। जैसा मैंने पहले कहा, आपकी इन्वेस्टमेंट जो है वो बहुत एग्रेसिव होनी चाहिए, यानी इक्विटी में हो, क्योंकि आप हाइब्रिड और डेट तो अफोर्ड कर ही नहीं पाएंगे यहाँ पे, क्योंकि आपको एक बड़ी रकम बनानी है। 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और हैं, जैसा मैंने कहा रोड मैप में 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें और है। आपको इंश्योर करना पड़ेगा, क्योंकि आप अर्ली रिटायरमेंट की बात कर रहे हो, तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि आपका इंश्योरेंस, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, वो बहुत ही एडिक्वेट हो और सही प्रोडक्ट हो। दूसरा, आपको ये अपने डेट को मैनेज करना होगा। देखिए, जब हम यंग होते हैं तो कहीं ना कहीं हमें, हालांकि मेरा अगर फोकस है कि मुझे अर्ली रिटायर होना है, फिर भी कहीं ना कहीं टेम्पटेशन है मुझे कि जो भी चीज मैं इस्तेमाल कर सकता हूँ, चाहे वो गाड़ी हो, बड़ा घर हो, ट्रैवलिंग हो, वो भी मुझे अगर करना है, तो कहीं ना कहीं आपको अपने डेट को भी मैनेज करना होगा, उसको एक बहुत ही रीजनेबल लिमिट पे रखना होगा। जैसा मैंने कहा कि आपका पूरा ध्यान जो है वो सेविंग और इन्वेस्टमेंट पे होगा। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जैसा मैंने कहा कि आपका फोकस इक्विटी में हो, तो ऑब्वियसली ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन पे फोकस हो जहां पे रिटर्न जो है वो टैक्स एफिशिएंट हो, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आप जो भी इनकम जनरेट करें, आपके लिए इंपॉर्टेंट वो है जो पोस्ट टैक्स आपके हाथ में रहती है। तो आई थिंक टैक्स एफिशिएंसी देखनी है, इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए, अच्छे से कैलकुलेशन करना है आपको कि कितनी रकम मुझे रिटायरमेंट के बाद लगेगी और मैं वहां तक पहुंच पाऊंगा कि नहीं। शायद प्रैक्टिकल एस्पेक्ट यही होगा कि हो सकता है आपकी इच्छा हो कि आप रिटायर होना चाहते हैं, अगर आपको लगे कि आप वहां तक पहुंच पाएंगे तो उसको परस्यू करिए। अगर आपको लगता है वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे तो यू डू योर बेस्ट, और जब वहां तक पहुंचे तो फिर आप डिसाइड कीजिए कि मे बी आप अपने आप को और 5 साल देना चाहते हो रिटायरमेंट के लिए। तो आई थिंक कहीं ना कहीं थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए, प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना है। तो ये पॉसिबल हो सकता है कुछ लोगों के लिए। जैसे मैंने कहा, अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, आपका अच्छा कारोबार है, अच्छी कंपनी चल रही है, आपके पास पैसा है, या आपने एक स्टार्टअप बना के किसी को सेल कर दिया, तो आपने एक बड़ा पैसा मिला आपको, तो वहां पे पॉसिबल हो सकता है। बट जैसा मैंने कहा, विचार आ सकता है, लेकिन उसके लिए प्लान कीजिए, और ये भी प्लान कीजिए कि 45 के बाद या जो भी आप एज डिसाइड करते हैं उसके बाद आप क्या करेंगे।
मैं नहीं समझता किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग के लिए हो सकता है मेरी इच्छा घूमने की हो, तो मैं ऐसा नहीं कि पूरा साल घूम ही रहा हूं। हो सकता है आपकी कुछ हॉबीज हो जिसको आप अपने प्रोफेशन में कन्वर्ट कर सकते हो। आपकी इनकम से जो जो इन्वेस्टमेंट से जो इनकम जनरेट हो रही है उसके अलावा और कोई ऐसी ऑप्शन है जहां से आपको रेगुलर इनकम मिल सके। तो आई थिंक ये सब का भी आपको ध्यान रखना है। आपको सिर्फ ये 20 साल का नहीं, अगले 30 35 40 साल का भी ध्यान रख के आपको अपना डिसीजन लेना चाहिए। हेमंत सर, एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, जैसे मान लीजिए अगर मान लीजिए मैं रिटायर होना चाहता हूँ अगले 20 साल बाद, तो और मैं एक ऐसे बिजनेस को सेटअप करना चाहता हूँ जो मेरी रिटायरमेंट में हेल्प करे 20 साल बाद। तो इन दोनों सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में मैं सेव करूँ अपने 20 साल बाद के फ्यूचर के लिए, या दूसरी सिचुएशन का इस्तेमाल करूँ कि मैं आज अपने बिजनेस में थोड़ा पैसा डालूँ जो मुझे हेल्प करे मेरा फ्यूचर को आराम से, मतलब मेरे बिजनेस को भी सेटअप कर ले, रिटायरमेंट में मैं उसको आराम से चलाता भी रहूं और मेरे प्लानिंग भी ठीक से हो जाए। दोनों में से ज्यादा बेटर सिचुएशन में आसान सिचुएशन कौन सी है? नहीं, आई थिंक दोनों सिचुएशन थोड़ी ट्रिकी है इसमें। देखिए, अगर मेरी इच्छा है कि मुझे जल्दी रिटायर होना है और मेरा खुद का कारोबार है, तो कुछ समय के बाद मुझे पता चलता है कि मेरा कारोबार किस डायरेक्शन में जा रहा है, क्या वाकई में इसमें इतना पोटेंशियल है कि ये बड़ा बनेगा कि नहीं बनेगा। ठीक है, कहीं ना कहीं आपको थोड़ा रिस्क, आप वैसे भी रिस्क ले रहे हो 45 की एज में रिटायर सोचने के लिए। तो अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफेशन सही है, आपका जो भी बिजनेस आप कर रहे हैं वो अच्छा है, तो डेफिनेटली आपका जो फोकस है वो उस पर होगा। लेकिन हमेशा ध्यान रखिए कि आप सारे के सारे जो भी रिसोर्सेज है वो एक जगह पे नहीं डालना, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए आपके पोर्टफोलियो में। क्वांटम अलग हो सकता है मेरे हिसाब से। आपको बिजनेस के साथ साथ, देखिए कोई भी बिजनेसमैन को आप पूछिए जो वाकई में अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं, तो वो यही कहेंगे कि मेरे लिए सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट है मेरा खुद का बिजनेस, क्योंकि मेरी रिटर्न जो है वो किसी और रिटर्न से अच्छा है। वो हो सकता है वो सही हो, लेकिन बिजनेस में कभी भी बदलाव आ सकता है, मार्केट का एनवायरनमेंट बदल सकता है, डिसरप्शन हो सकती है, गवर्नमेंट के कुछ लॉज चेंज हो सकते हैं जिससे आपके बिजनेस को कुछ किसी भी तरह से नेगेटिवली इंपैक्ट हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको पैरेलली डाइवर्सिफिकेशन करने के लिए इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही जरूरी है। ये क्वांटम डिसाइड करना कि कितना पैसा मैं बिजनेस में डालूं, कितना पैसा यहाँ डालूं, थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। बट लाइक आई सेड अगेन, डिपेंड्स ऑन आप कौन से बिजनेस में हैं, क्या आपकी और दूसरी रिक्वायरमेंट है, क्या आपके ऊपर और रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसके हिसाब से काम करना। बट मैं ये तो डेफिनेटली रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप सिर्फ अपने बिजनेस के बारे में सोचो और ये मान के चले। और आई थिंक ये काफी सारे बिजनेसमैन भी सुमित ये गलती करते हैं। उनको लगता है कि हम जब भी हमको पैसा लगेगा हम अपने बिजनेस से निकाल लेंगे। वो ऐसा होता नहीं, क्योंकि वहां पे लिक्विडिटी की इशू हो सकती है, बिजनेस में अप एंड डाउन हो सकते हैं, ऑफ सीजन हो सकता है। तो कहीं ना कहीं आपको पैरेलली बिजनेस के साथ साथ अपना पोर्टफोलियो बनाना है। तो आई थिंक फोकस जो है वो दोनों चीजों पे होना चाहिए। अभी किसी भी एंटरप्रेन्योर्स को पूछो आप, तो उनकी कंफर्ट जो है वो अपने बिजनेस से ज्यादा होती है, क्योंकि उसको समझते हैं। यहाँ पे आप खुद नहीं कर सकते, किसी प्रोफेशनल की हेल्प लीजिए, क्योंकि आप नहीं चाहते हैं कि इमोशन और सेंटिमेंट्स आपके इस प्रोसेस में एंटर करें और कहीं ना कहीं आपके फाइनेंशियल फ्यूचर को वो डैमेज करे। तो आई थिंक इंपॉर्टेंट है दोनों चीजों में फोकस करना, किसका कितना क्वांटम हो। उसके लिए मुझे लगता है प्रोफेशनल हेल्प लीजिए तो बेटर है, क्योंकि वो जो प्रोफेशनल है वो टोटली डिस्पैशनेटली उसको देखेंगे, बजाय इसके कि आप जिस एंगल से देखेंगे। तो एक बात बताओ हेमंत सर, क्या जो रेगुलर म्यूचुअल फंड्स हैं, से इक्विटी बेस्ड फंड्स, फ्लेक्सी कैप फंड्स, या कोई लार्ज कैप या मिड कैप फंड या स्मॉल कैप फंड, ये क्या सफिशिएंट है किसी को एक प्लान बनाने में रिटायरमेंट के? और कुछ लोग तो ट्रेडिशनल वे में भी हैं कि उनके पास पीपीएफ लेके बैठे हैं, ईपीएफ लेके बैठे हैं, कुछ एफडीज लेके बैठे हैं। क्या ये सफिशिएंट है? रिटायरमेंट के लिए तो है, अर्ली रिटायरमेंट के लिए है कि नहीं? नहीं, आई थिंक आपने बिल्कुल सही कहा। देखिए, इन ऑप्शंस का रिटायरमेंट गोल में कंट्रीब्यूशन तो हो सकता है, लेकिन क्वांटम कितना वो इंपॉर्टेंट है। जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, किसी को ट्रेडिशनल एज 60 में रिटायर होना है तो ऑब्वियसली वहां पे तो रहेगा। अगर आप सैलरी क्लास है, कंपनी में काम करते हैं, वहां पे आपका पीएफ डिडक्शन होता है, तो वो आपका हिस्सा तो रहेगा, लेकिन आपका ज्यादा फोकस जो है वो मार्केट लिंक प्रोडक्ट पे होना चाहिए, जहां पे आप इन्फ्लेशन को बीट कर सकते, जहां पे आप अच्छे रिटर्न ले सकते। जहां तक म्यूचुअल फंड का सवाल है, बिल्कुल आई थिंक म्यूचुअल फंड के पास बहुत सारी कैटेगरीज हैं, उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी काफी अच्छा है। अगर हम ये मान के चले कि इक्विटी खुद से एक एग्रेसिव एसेट क्लास है, तो जैसे मैं इक्विटी में 70-80% इन्वेस्ट करता हूं तो मेरा पोर्टफोलियो ऑटोमेटिकली एग्रेसिव हो गया। उसमें अगर मुझे मार्केट से ज्यादा अच्छा रिटर्न चाहिए तो मेरा जो कॉम्बिनेशन है तीनों सेगमेंट का वो सही होना चाहिए। एज एन इन्वेस्टर मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा डिसाइड करना कितना पैसा लार्ज कैप में, कितना मिड में, कितना स्मॉल में, कब उसको रीबैलेंस करूं, क्योंकि उसमें टैक्स इंप्लीकेशंस है, मार्केट टाइमिंग है, वो सब करना मुश्किल। तो कुछ एक कैटेगरीज हैं
जैसे मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट 25% में एलोकेशन है और बाकी जो 25% है वो फंड मैनेजर के डिस्कशन पे है। दूसरा आप देखिए लार्ज एंड मिड कैप फंड्स, 35% एलोकेशन लार्ज और मिड में होता है और 30% जो है वो फंड मैनेजर डिसाइड करते हैं। फिर इस तरह की कुछ ऑप्शंस हैं, ऐसे ऑप्शंस को लीजिए जहां पे आप अपने प्रोफेशनल को, जो 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 एक प्रोफेशनल है फंड मैनेजर, उसको पैसा मैनेज करने के लिए तो दे रहे हैं और साथ में जो पोर्टफोलियो रीबैलेंसिंग है वो भी आपने फंड मैनेजर की को दी और ये आपके रिटर्न को काफी टैक्स एफिशिएंट बनाता है, क्योंकि आपको टैक्स तभी देना है जब आपने कोई ट्रांजैक्शन किया। अगर फंड मैनेजर कोई ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो आपको टैक्स नहीं देना। और ये जो चीज मैं कह रहा हूँ ये आपको पीएमएस वगैरह में नहीं मिलेगी, क्योंकि पीएमएस में फंड मैनेजर ने जब भी शॉर्ट टर्म में कुछ बुक किया तो आपको शॉर्ट टर्म गेन देना पड़ेगा। म्यूचुअल फंड में ऐसा नहीं है, म्यूचुअल फंड मुझे लगता है ज्यादा टैक्स एफिशिएंट है। तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है, म्यूचुअल फंड के द्वारा आप जितना एग्रेशन अपने पोर्टफोलियो में चाहे बना सकते हैं। तो डेफिनेटली एक बड़ी अच्छी ऑप्शन हो सकती है किसी भी निवेशक के लिए अपने रिटायरमेंट कॉर्पस को बनाने। तो कॉर्पस बन सकता है, लेकिन जैसा कि हेमंत सर पहले मिनट से कह रहे हैं कि इसके लिए, क्योंकि ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम है और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम के लिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लानिंग भी करनी पड़ती है। सो रेगुलर से हट के थोड़ी प्लानिंग करनी पड़ेगी, पूरा रोड मैप बनेगा, उसके बाद आप जाके कहीं अर्ली रिटायरमेंट ले पाएंगे। और इस पर बात हो सकती है, लेकिन क्योंकि दर्शकों के सवालों के जवाब लेने का समय भी आ रहा है तो जरा उसकी शुरुआत करते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहते हैं, हेमंत सर से किसी भी शेयर को लेकर, किसी भी फंड को लेकर, किसी पोर्टफोलियो को लेकर उनकी राय जानना चाहते हैं, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 9311121874। ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। money9query@tv9.com ये हमारा ईमेल आईडी है। और इसके अलावा एक्स, फेसबुक, यूट्यूब में आप कमेंट कर सकते हैं, कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं और साथ साथ हेमंत सर से अपना पोर्टफोलियो डिस्कस कर सकते हैं। पहला सवाल मेरे पास आया हुआ है और जो सबसे पहला सवाल है उसमें हमारे से पूछा है सूरज जी ने एक सवाल। इनके पास कोटक का मल्टी कैप है, करीब 4,000 रुपये की एसआईपी है। निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप है, 7,000 रुपये की एसआईपी है। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड है, 5,000 रुपये की एसआईपी है। एसबीआई निपॉन इंडिया ग्रोथ फंड है, 6,000 रुपये की एसआईपी है। और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के 6,000 रुपये की एसआईपी है। मोटा मोटा इनके जो एसआईपी है उसमें करीब 17 और रफली 25-26 हज़ार रुपये के आसपास की एसआईपी चल रही है। 5,000 रुपये पीपीएफ में, और पीपीएफ की वैल्यू अब 23 लाख पहुंच चुकी है। म्यूचुअल फंड की वैल्यू 4 लाख है। 20 साल तक ये निवेश करना चाहते हैं। तो पहले तो ये बताएं हेमंत सर कि इनका पोर्टफोलियो सही है, क्योंकि इन्होंने मल्टी कैप लिया है, कॉन्ट्रा फंड लिया है, एसबीआई लिया है, ग्रोथ फंड लिया है, फ्लेक्सी कैप लिया है, लार्ज कैप नहीं है, मिड कैप नहीं है, मतलब डायरेक्ट लार्ज कैप नहीं है, डायरेक्ट मिड कैप नहीं है। आपकी राय? सुबह देखिए, अगर हमें अगर शुरुआत इनके पोर्टफोलियो के एनालिसिस से करनी है, स्पेशली अगर हम कैटेगरीज की बात करें, तो जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, इनके पास एक मल्टी कैप फंड है, इनके पास स्मॉल कैप फंड है, एक कॉन्ट्रा फंड है, जो आई थिंक किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो का एक अहम हिस्सा हो सकता है। एक मिड कैप फंड है इनके पास, निपॉन ग्रोथ इज मिड कैप फंड, और एक फ्लेक्सी कैप फंड है। तो मुझे लगता है अगर जो इंप्रेशन है मेरा पोर्टफोलियो के बारे में, जो कैटेगरीज किसी भी निवेशक के पास होनी चाहिए वो उनके पास है। विद इन कैटेगरी जो उन्होंने फंड चुने हैं वो बिल्कुल सही चुने। आई थिंक जहां तक इन्वेस्टमेंट का सवाल है, जहां तक पोर्टफोलियो का सवाल है, मुझे लगता नहीं इनको कोई भी बदलाव करने की अपने पोर्टफोलियो में जरूरत है। अब अगर इनके देखें कि क्या कितना कॉर्पस वो बना पाएंगे, अगर मान लीजिए इनकी एसआईपी देखें, शायद 28,000 की टोटल एसआईपी है इनके पास। 20 साल का समय, बहुत लंबा समय है इनके पास। ऑब्वियसली इट मेक सेंस कि आपका सिग्निफिकेंट पोर्शन जो है पोर्टफोलियो का वो इक्विटी में जाए, और जो इन्होंने किया भी है यहाँ पे। तो जैसा मैंने कहा कि अगर ये कंटिन्यू करते हैं अपना प्रोसेस 20 साल, 12% की रिटर्न अगर हम मान के चलें, तो करीब 3 करोड़ का कॉर्पस वो बना पाएंगे। फंड्स अच्छे हैं, उसमें कुछ बदलाव नहीं करना। एक ही चीज सुमित मैं इनको बोलना चाहूंगा यहाँ पे, कि आप एसआईपी की शुरुआत कर दिया आपने, बहुत अच्छा कर दिया, टाइम होराइजन भी आपने डिफाइन कर दिया। एक चीज हमेशा और कीजिए, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े उसका कुछ हिस्सा इन्वेस्टमेंट में डालते रहिए, और वहां पे स्टेप अप एसआईपी जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट मुझे लगता है एक स्ट्रेटेजी है जो हर निवेशक को फॉलो करनी चाहिए। अगर आप 5, 7, 10% जो भी आपकी जो इनकम इंक्रीज होती है उसके हिसाब से अगर आप यहाँ करते रहें, तो आप कहीं बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे एज कंपेयर टू जब आप एक फिक्स अमाउंट लेके उसको अगले 15-20 साल तक कंटिन्यू करते हैं। तो एक डेफिनेटली मैं ये चीज कहना चाहूंगा कि स्टेप अप कीजिए, हर साल बजटिंग कीजिए। बजटिंग आपको मदद करेगा ये डिसाइड करने में कि कितना पैसा आप एडिशन डाल सकते हो। तो आई थिंक ये एक ऐसा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो आपको कहीं ज्यादा बड़ा कॉर्पस बनाने में मदद करेगा।
हेमंत सर एक बात बताओ, 20 साल के लिए, क्योंकि आपको तो ये रोज मिलते होंगे ऐसे सवाल कि अगर मैं एक इन्वेस्टर हूं, जैसे सूरज जी हैं, इन्होंने 20 साल के लिए अपनी जर्नी शुरू करी, कितनी प्रोबेबिलिटी होती है कि कोई इन्वेस्टर 20 साल की जर्नी में 5 साल में ही आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है या 10 साल में आउट ऑफ ट्रैक हो जाता है? ऐसे लोग मिलते हैं क्या आपको? सुमित, हाँ ऐसे लोग हैं। पहले ऐसे लोग बहुत ज्यादा हुआ करते थे। हाँ। लेकिन पिछले कुछ सालों में जो पूरा प्रोसेस जो बदला है, हम्म। मेरे हिसाब से जो हमारे कंट्री में जो एक एसआईपी की जो रेवोल्यूशन आई है, देखिए हम 27,000 करोड़ की एसआईपी बुक हो गई, तो ऑब्वियसली कहीं ना कहीं वो दर्शा रहा है कि इन्वेस्टर समझ रहे हैं कि डिसिप्लिन इन्वेस्टिंग करना जरूरी है, इक्विटी में इन्वेस्ट करना जरूरी है, और इररिस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन मुझे इन्वेस्ट करना जरूरी है। आप देखिए जितने भी मार्केट में उतार चढ़ाव है, हमने देखा नहीं कि एसआईपी के नंबर्स को ज्यादा बदले। राइट, कुछ इन्वेस्टर्स ऐसे होंगे जिनको अपनी एसआईपी बंद करनी पड़ सकती है, कुछ ऐसे होंगे जिनके गोल्स कंप्लीट हो गए, तो वो रिडम्पशन डेफिनेटली आपको मिलेंगे। ये अगर आप एक गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो करते हैं सुमित, तो ये कहीं ना कहीं आपको मदद करता है कि अगर ऐसी कोई सिचुएशन आई कि मार्केट में वॉलेटिलिटी ज्यादा है, आपको डर लग रहा है, तो आप अपना फोकस जो है अपने गोल्स पे रखेंगे। वो आपको तैयार करता है मेंटली, क्योंकि आपको पता है मेरे पास 20 साल और है, तो आज की मार्केट से मुझे क्यों डरना है। अगर आप बिना सोचे समझे, बिना टाइम होराइजन के इन्वेस्ट करोगे, तो आपके दिमाग में कुछ क्लैरिटी नहीं है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं हो कि आप इस वॉलेटिलिटी को संभाल सको। तो आई थिंक जितने इन्वेस्टर्स अब हम देख रहे हैं कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं, उनको पता है ये पैसा मेरे बच्चों के लिए है, ये पैसा मेरे घर खरीदने के लिए है, पैसा मेरे रिटायरमेंट के लिए है, जिसको अभी बहुत लंबा समय है और उसको मुझे कंप्रोमाइज नहीं करना। तो कहीं ना कहीं वो आपको मेंटली प्रिपेयर करता है। लोग ऐसे हैं, लेकिन उनकी जो नंबर्स है पहले से बहुत बहुत कम है। और आई थिंक कहीं ना कहीं उसमें इंडस्ट्री का, डिस्ट्रीब्यूटर्स का, मीडिया का, सबका बहुत बड़ा हाथ है। आई थिंक जिस तरीके से अवेयरनेस क्रिएट की गई, जिस तरीके से बार बार ये कहा गया है कि अपनी एसआईपी को आप मार्केट वॉलेटिलिटी के दर से बंद मत कीजिए, आई थिंक उसका बहुत फर्क पड़ा है। और वो हम देख रहे हैं कि इनफैक्ट पिछले 2-3 साल का पहला टाइम होगा सुमित, शायद मैं कह सकता हूं कि जब हिंदुस्तान में रिटेल इन्वेस्टर्स ने बहुत अच्छा पैसा बनाया है मार्केट में, जो बुल रन हमने देखा। तो आई थिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्पटेशन से बचने का एक ही तरीका है कि गोल बेस्ड इन्वेस्टमेंट प्रोसेस फॉलो कीजिए, ताकि आपको कोई डर ना लगे, आपको कोई टेम्पटेशन ना हो कि आप अननेसेसरी पैसा बढ़ाएं या पैसा इक्विटी में कम करें। सच बात है ये बात। तो आगे बढ़ते हैं और मनीष जी का एक सवाल आया है। इनकी उम्र 29 साल है, इन्होंने अक्टूबर 2024 से शुरुआत की है और करीब करीब ये 8 महीने 9 महीने इन्होंने दिए हैं अभी तक। पीपीएफ इनका है 3,000 रुपये, बंधन स्मॉल कैप में 4,000 रुपये, मोतीलाल मिड कैप में 4,000 रुपये, निपॉन लार्ज में 2,000 रुपये और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 2,000 रुपये, यानी कि करीब करीब 8,000 रुपये की इनकी एसआईपी, नहीं इनकी 12,000 रुपये की एसआईपी चल रही है। इनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, उसकी एजुकेशन और शादी के लिए 80 लाख रुपए जुटाने हैं 16 से 18 साल बाद। तो अच्छी चीज़ तो यही है हेमंत सर की 29 साल की उम्र में इन्होंने प्लानिंग कर ली, पहली चीज़। और एलोकेशन भी बढ़िया है, स्मॉल कैप भी है, मिड कैप भी है, लार्ज कैप भी है, मल्टी एसेट भी है, फ्लेक्सी कैप नहीं है, ठीक है। लेकिन इन सिचुएशन में करना क्या चाहिए इनको और कैसे ये गोल अचीव करेंगे? सुमित मुझे बता सकते हैं, मैं एक्चुअली लिख रहा था, बट कितना इनका गोल है? इनका गोल है करीब करीब, जो इन्होंने हमें मेंशन किया हुआ है, ये रफली 80 लाख रुपए चाह रहे हैं 16 से 18 सालों में। और टोटल एसआईपी कितने का? 15,000? 12,000 का नहीं, 15,000 का। 15,000, राइट जी। तो आई थिंक 15,000 की एसआईपी से अगर ये 15 साल भी करते हैं बिना किसी रुकावट के, तो करीब करीब इनका जो टारगेट है वो पूरा हो जाएगा। हाँ, राइट। तो यहाँ पे हमने 12% का रिटर्न मान के चले हैं, तो इनका टारगेट पूरा होगा। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा, ब्रॉडली मैं देख सकता हूँ, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है, बंधन स्मॉल कैप है, मल्टी एसेट फंड भी है, मिड कैप है, और निप्पॉन का लार्ज कैप। आई थिंक कैटेगरी सही है, और जो फंड है उस कैटेगरी में वो भी काफी अच्छा है। इनफैक्ट एलोकेशन भी है जो डिफरेंट कैटेगरीज में, बिल्कुल सही है। तो मुझे लगता है इनको पोर्टफोलियो में बदलाव करना है। और जैसा मैंने कहा कि 15,000 अगर कंटिन्यू करते हैं 18 साल तक, तो अपने टारगेट से इनफैक्ट ज्यादा ही बना पाएंगे। और जैसा मैंने पहले सवाल में भी कहा था, मैं फिर से वही इनको एडवाइस करूंगा कि कोशिश कीजिए, बहुत लंबा समय है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े थोड़ा थोड़ा एसआईपी अमाउंट बढ़ाते रहिए, तो कहीं ज्यादा बड़ा कॉर्पस आप बना पाएंगे। तो हेमंत सर, अगर मान लीजिए इनको स्टेप अप करना पड़े, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि स्टेप अप करिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो ये स्टेप अप के केस में अपने एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में कोई स्टेप अप कर लें, या फ्लेक्सी कैप नहीं है उसको जोड़ लें? नहीं, आई थिंक फ्लेक्सी कैप है उनके पास, फ्लेक्सी कैप है। जी जी, राइट। दूसरी बात, मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाया है, देखिए प्रोपोर्शन के ऊपर डिपेंड करता है।
अगर मान लीजिए मेरी 10,000 की एसआईपी है, अगर मैं 10% से बढ़ा रहा हूँ 1,000 से, और 10,000 की एसआईपी के लिए 4 फंड है मेरे पास, तो बिल्कुल पर्याप्त है। 1,000 के लिए आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, ओवर द ईयर्स जब आपको लगे कि पोर्टफोलियो बड़ा हो गया, कुछ कैटेगरी जो मिस है आपके पोर्टफोलियो से, या आपको लगता है कि आप अभी एक समझदार इन्वेस्टर बन गए हैं, आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, हो सकता है आप चाहें कि स्मॉल कैप या मिड कैप में अपना एक्सपोजर बढ़ाना चाहें, तब आप सोच समझ के चाहे तो फंड ऐड कर सकते हैं। बट ऐसा नहीं करना है कि हर साल क्योंकि मुझे एसआईपी बढ़ानी है तो हम हर साल जो है नए फंड ऐड करते जा रहे हैं। जरूरत नहीं है बिल्कुल। आपके फंड अच्छे हैं, कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, आपके रिस्क प्रोफाइल को बिल्कुल सूट करते हैं, उन्हीं के अंदर आप ऐड करते जाइए। और जैसा मैंने कहा कि आगे जाके अगर आपको लगे कहीं कि नहीं अब मेरी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बढ़ गई है, थोड़ा स्मॉल कैप बढ़ाते हैं, और अगर आपके पास तब इतना लंबा समय है कि आप स्मॉल कैप में हो सके, तब आप डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐड कर सकते हैं। बट अदरवाइज आई थिंक इट मेक सेंस कि आप उन्हीं फंड्स में अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते हैं। ओके, रॉबिन सर का एक सवाल आया है। उनके पास एसबीआई कॉन्ट्रा फंड में 1500 रुपए की एसआईपी है, एचडीएफसी निफ्टी 50 में 1500 रुपए की एसआईपी है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 1500 की एसआईपी है, और आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 1500 रुपए की एसआईपी उन्होंने कर रखी है। उनका ये भी सवाल है कि 15 साल में कितना फंड मतलब कितने पैसे मिलेंगे और फंड सिलेक्शन सही है कि नहीं है। एक चीज़ जो मैं इससे टेक अवे ले पा रहा हूँ हेमंत सर, कि इन्होंने क्योंकि फंड का रिपीटिशन भी थोड़ा सा है, लेकिन उसके बावजूद भी इनको ये भी आइडिया नहीं है कि कितना पैसा इकट्ठा होगा, लेकिन फिर भी एसआईपी कर रहे हैं 6,000 रुपये पर मंथ की। ये तो कमेंडेबल है कि मतलब आपने गोल भी नहीं आइडिया लगा अभी तक आपको, और आपने फिर भी एसआईपी कंटिन्यू कर दी और ठीक ठाक फंड भी आपने डाल रखे हैं। आप इसे कैसे देख रहे हो? आई थिंक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, हम हमेशा कहते हैं कि आप जितना जल्दी अपनी इन्वेस्टमेंट को शुरुआत करेंगे, उतना ही आपको दो चीजों का फायदा होगा। एक, जो पावर कंपाउंडिंग ओवर द इयर्स, यानी जो रिटर्न के ऊपर आप रिटर्न कमाएंगे वो। और अगर आप इक्विटी जैसी एसेट क्लास में जाते हैं तो क्या होता है, शुरुआत में आपके पास बहुत बड़ा रकम होती नहीं आपको इन्वेस्ट करने में, लेकिन आपके आपके दिमाग में डर रहते हैं। आपको लगता है कि शायद मुझ में वो क्षमता है कि नहीं, मैं सही तरीके से डिसीजन ले सकूंगा या ले सकूंगी कि नहीं। तो ये एक अच्छा फेज होता है कुछ गलतियों से सीखने का, ताकि जब आप ऐसी स्टेज पे पहुंचे कि आपके पास सीरियस पैसा है, तो फिर आप अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो शुरुआत करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है शुरुआत आपकी जिस तरीके से प्लानिंग होनी चाहिए वो नहीं हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा, पावर कंपाउंडिंग का आपको फायदा होगा। आप जैसे जैसे आगे जाएंगे आप सीखेंगे। जैसे ये पोर्टफोलियो में अगर हम देखें कि इनके पास 4 फंड्स हैं, आप देखिए पूरा का पूरा पैसा तकरीबन लार्ज कैप में है। निफ्टी 50 इनके पास है, पर फ्लेक्सी कैप है जिसमें कुछ पैसा यूएस मार्केट में है, लेकिन सिग्निफिकेंटली पैसा जो लार्ज कैप में है। निफ्टी नेक्स्ट 50 है, वो भी लार्ज कैप है। एसबीआई कॉन्ट्रा है, उसमें भी सिग्निफिकेंट एलोकेशन लार्ज कैप पे है। तो इक्विटी में गए, लार्ज कैप में गए, मिड कैप स्मॉल कैप को टोटली इग्नोर कर दिया। तो इनको मैं क्या रिकमेंड करूंगा कंसिडर करने के लिए, कि ये 2 फंड जो है इनके पास, फ्लेक्सी कैप पर रखिए आप, क्योंकि वो एक्टिवली मैनेज फंड है। बाकी जो 2 इंडेक्स फंड जो है, एक आप मल्टी कैप फंड देख सकते हो, एचडीएफसी निफ्टी 50 वाला, तीनों सेगमेंट आपको मिलेंगे जैसे हमने शुरुआत में बात की थी। और उसके अलावा एक एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप ले लीजिए, जो आईसीआईसीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 के सामने आए। क्योंकि देखिए, अगेन ये हम देख सकते हैं कि हम रिस्क प्रोफाइल उनका चेंज करें, लेकिन वो करना भी जरूरी है, क्योंकि अगर आपके पास लंबा समय 15 साल का समय है, तीनों सेगमेंट का आपके पोर्टफोलियो में रोल है, तो ये मुझे लगता है इस तरीके से इनके पोर्टफोलियो में जो बैलेंस आना चाहिए वो आ जाए। अब अगर हम देखें 6,000 की एसआईपी है इनके पास, 15 साल का इनके पास समय है, तो करीब करीब 30 लाख का कॉर्पस बनाते हैं। तो अगेन यहाँ पे जैसा मैंने कहा, शुरुआत करना इंपॉर्टेंट है। जैसे जैसे आगे जाए अपने गोल को रिवाइज करते जाइए, गोल होना बहुत ही जरूरी है, और अपनी इन्वेस्टमेंट को बढ़ाते जाइए। पोर्टफोलियो को एक ऐसा मिक्स रखिए कि आपको ओवरऑल जो मार्केट का जो बेनिफिट है वो आपको मिले। तो आई थिंक हम सीखते हैं जैसे जैसे आगे जाएंगे, और हमारा पोर्टफोलियो बेटर बनता है और हमारे रिटर्न भी सुधरते हैं। तो रॉबिन साहब, शुरुआत अच्छी है आपकी। आप धीरे धीरे अपने जैसे से इनकम बढ़े, एज बढ़े, आप और आगे बढ़ें, आप अपनी थोड़ी सी अपने जो फंड्स हैं उनके स्टेप अप करते रहिएगा, थोड़ा थोड़ा बढ़ाते रहिएगा, और बाकी बने रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़े बदलाव की बात आपको हेमंत सर ने बताई है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। अब राजेंद्र सखोलिया साहब का एक सवाल आया है। 38 साल इनकी उम्र है, 15 साल का टाइम होराइजन है इनके पास। एसबीआई का कॉन्ट्रा फंड करीब 8,000 इनके एसआईपी चल रही है। एसबीआई का पीएसयू में 5,000 की एसआईपी चल रही है। पराग पारिक के फ्लेक्सी कैप में 10,000 की एसआईपी है। मोतीलाल मिड कैप में 12,000 की एसआईपी है।
निपॉन स्मॉल कैप में 6,000 की और सुकन्या समृद्धि में करीब करीब 11,000 रुपये डालते हैं। पर मंथ इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ रुपए के आसपास है। 41,000 रुपये की एसआईपी है। पोर्टफोलियो 7 लाख पहुंच चुका है। कुछ शेयर भी हैं इनके पास 7.5 लाख रुपए के आसपास के। तो जो ऑब्जर्वेशन है उसके हिसाब से इन्होंने मेजरली सारी की सारी कैटेगरी उठा ली है सिवाय लार्ज कैप के। पहला पार्ट। दूसरा 2 एएमसी में इनका इन्वेस्टमेंट है, कॉन्ट्रा और पीएसयू एसबीआई के। आप क्या राय रखते हो यहाँ पे हेमंत सर? नहीं, आई थिंक क्योंकि इन्होंने कहा कि इनका जो टारगेट है वो करीब करीब 5 करोड़ का, राइट, और 41,000 की एसआईपी है, तो कम से कम उनको 20 या 22 साल लगेंगे अपने टारगेट तक पहुंचने के लिए। ऑफ कोर्स दूसरा तरीका वो है जो हमने पहले भी बात की कि अगर आप हर साल 5 या 10% से अपनी एसआईपी बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली उससे कम समय में, और जब उतना समय अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो बहुत बड़ा कॉर्पस बना पाएंगे। जहां तक इनके इन्वेस्टमेंट की सवाल है, देखिए कॉन्ट्रा फंड तो बिल्कुल ठीक है, मैंने पहले भी कहा था कि कॉन्ट्रेक्ट फंड हो सकता है। पीएसयू फंड के साथ थोड़ी प्रॉब्लम है, थीमेटिक फंड है, इरेटिक परफॉर्मेंस होती है, आपके लिए वो मॉनिटरिंग करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मुझे लगता है कि या तो आप उसको कॉन्ट्रा फंड में आप ऐड कर दीजिए, 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं, या फिर अगर आप चाहें तो एसबीआई म्यूचुअल फंड का लार्ज एंड मिड कैप फंड आप अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। प्लस उन्होंने सुकन्या समृद्धि में इन्वेस्ट किया कुछ, ठीक है, वो एक एज एन ऑप्शन इन एडिशन टू इक्विटी वो बिल्कुल सही है। आई थिंक ब्रॉडली पोर्टफोलियो में कहूंगा अच्छा है, 1 या 2 बदलाव करने की जरूरत है, और टाइम होराइजन मैंने बताया कि करीब 20-21 साल लगेंगे वहां तक पहुंचने के लिए, 5 करोड़ का कॉर्पस बनाने के लिए। तो आपको राजेंद्र सर थोड़ा सा बदलाव और थोड़ा सा स्टेप अप करने की ज़रूरत है। आपके टारगेट्स को आप अचीव करते हुए दिखाई पड़ सकते हैं इसी ड्यूरेशन में, जो ड्यूरेशन आपने तय की है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ मोहम्मद नाजिर अली साहब मौजूद हैं। अली साहब नमस्कार। नमस्कार सर, बहुत बहुत नमस्कार सर। नमस्कार अली साहब, कहाँ से बोल रहे हैं आप? सर गुरुग्राम से बोल रहा हूँ। अच्छा, तो बताइए अली साहब क्या सवाल है आपका? सर मैं 5 में डाल रहा हूँ 1,000 करके पिछले 1 साल से। ठीक है। निपॉन इंडिया और उसमें पराग पारिक में। तो सर मेरा ये कहना था कि सर मेरे 3 बच्चे हैं, एक 4 साल की लड़की है, एक 2 साल की लड़की है और 2 मंथ का लड़का है। ठीक है। और मैं 30,000 रुपये महीने का कमाता हूँ। ठीक है। और मैं आपका शो देख के सर मैं ये पिछले साल शुरू किया हूँ एसआईपी। ठीक है। अभी 80-90 हजार रुपए जमा हो चुका है। ठीक है। आप कितने साल तक अली साहब इसको जारी रख सकते हो? सर मैं इसको 14-15 साल। अली साहब एक चीज काबिल तारीफ है जो कहने लायक है, आप 5,000 रुपए की एसआईपी करते हो 30,000 की इनकम में। आपने अंदाजा लगाया नहीं है, लेकिन वो 15% आपकी कुल कमाई का हिस्सा आप सेव कर रहे हो, और वो भी 14-15 साल तक सेव करने की बात कर रहे हो, तो ये वैसे ही काबिल तारीफ है। उसके लिए मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं पहले। दूसरा, आपके जो भी फंड सिलेक्शन आपने किए हैं वो जहां से भी सुन के किए, जैसे भी किए, ज़्यादातर देख के लग रहा है कि सारे अच्छे ही हैं। राय इसके ऊपर हेमंत सर देंगे, लेकिन आप अभी तक बिल्कुल सही ट्रैक पर सो फार चल रहे हो। थोड़ा बहुत स्टेप अप कर लोगे, यानी हर साल आपकी अगर इनकम बढ़े तो आप जितना बढ़ा पाओ बढ़ाना, लेकिन आप ऑलरेडी क्योंकि स्ट्रेच साइड पर चल रहे हो। बाकी हेमंत सर की राय भी ले लेते हैं। हेमंत सर, इन्होंने पिछले साल शुरू किया, अब तक इनके गोल क्लियर हैं, और एक अगर आप इनकम के रेशियो के हिसाब से कोई सुन के शुरू किया हूं सर। थैंक यू अली साहब, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया उसके लिए। तो हेमंत सर, इन्होंने जितनी अपनी इनकम का रेशियो है सेविंग का, वो बहुत हायर साइड पर है। मतलब 15%, 17% या 12-14% का रेशियो सेविंग्स में डालना, और स्केल पर वो भी गुरुग्राम जैसी जगह पर। सो ये है तो कमेंडेबल। आप बताइए कि क्या करना चाहिए इनको इनके पोर्टफोलियो को लेकर, और आगे इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं? सुमित, आई थिंक 2-3 इंपॉर्टेंट चीजें हैं यहाँ पे, जैसा आपने बिल्कुल सही कहा। सबसे पहले, जैसे मैंने पहले भी कहा था कि इंपॉर्टेंट है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट प्रोसेस की शुरुआत कीजिए। शुरुआत इन्होंने की, करीब 15-16% अपनी इनकम का वो इन्वेस्ट कर रहे हैं। यूजुअली हम लोग रिकमेंड करते हैं कि कोशिश कीजिए कि 20% तक आप करें, तो स्कोप है इनके पास थोड़ा उसको बढ़ा के इन्वेस्ट करने के लिए। दूसरा, क्लैरिटी है, 14 साल का समय है। आई एम श्योर 14 साल में सारे के सारे गोल का टाइम होगा, 14 साल नहीं होगा। चाहे किसी भी लक्ष्य के लिए इनको इन्वेस्ट करना हो, तो कभी कभी इंपॉर्टेंट होता है कि हम डिफरेंट गोल्स के लिए डिफरेंट टाइम होराइजन लेके चलें, ताकि हमें और क्लैरिटी हो कि कितना पैसा हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना हमको करने की जरूरत है। देखिए, गोल बनाने का सबसे फायदा बड़ा ये होता है सुमित, के
आपको एक डायरेक्शन मिलती है कि किस तरह का आपका पोर्टफोलियो यानी एसेट एलोकेशन कैसी हो और कितना पैसा आपको इन्वेस्ट करना वहां तक पहुंचने के लिए। जब तक आपको अपना लक्ष्य नहीं पता है तब तक आप कुछ एफर्ट नहीं डाल पाएंगे वहां तक पहुंचने के लिए। तो मान लीजिए इनके हम गोल्स देखते हैं, 3-4 गोल्स अगर हो, उसके लिए इनको 10,000 की इन्वेस्टमेंट करनी है, आज ये 5 की कर रहे हैं, इनको क्लैरिटी है कि मुझे 5,000 रुपए और ऐड करने हैं, उसके लिए वो उसके लिए उस डायरेक्शन में वो काम करेंगे। तो पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, इन्होंने जो इक्विटी में जो पोर्टफोलियो बनाया बहुत ही अच्छा है, कैटेगरीज बिल्कुल सही है, मिड कैप भी है, स्मॉल कैप है, लार्ज कैप है, मल्टी कैप है, और उस कैटेगरी में जो फंड इन्होंने चुने हैं वो भी काफी अच्छे हैं, फ्लेक्सी कैप फंड भी है। तो आई थिंक, हालांकि मैं कहूंगा कि 5,000 के लिए 5 फंड की जरूरत तो नहीं है, लेकिन मैं ये मान के चल रहा हूं कि अगर ये कमिटेड है कि आगे जाके अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट को बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली ये 5 फंड वो रख सकते हैं। अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले और ये इनकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है, अगर ये 15 साल तक इन्वेस्ट करते हैं तो करीब करीब 25-26 लाख का कॉर्पस वो बना पाएंगे। तो जाहिर सी बात है, प्रोसेस अच्छा शुरू है, फंड सिलेक्शन अच्छी है, इक्विटी में इन्वेस्ट किया है। जैसा मैंने कहा, धीरे धीरे आप इक्विटी में जब इन्वेस्ट करते हो तो आपका कंफर्ट लेवल इक्विटी एज एन एसेट क्लास से बनता है। तो इसको आप बढ़ाते रहिए, कोशिश कीजिए वहां तक, और हो सके तो जो भी आपके लॉन्ग टर्म के गोल्स हैं उनको डिफाइन कीजिए, सबके लिए गोल रखिए, ताकि आपको पता हो कि कितना शॉर्टफॉल है और वहां तक पहुंचने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है। ठीक है अली साहब, आप सुन पा रहे हो मुझे अभी? जी सर। अली साहब, एक बात बताना, आपने पिछले साल शुरू किया था इन्वेस्टमेंट, उसके बीच में 2-3 बार वॉर आ गए, चाइना टैरिफ आ गया, बाजार में उतार चढ़ाव आया, आपको घबराहट नहीं हुई कभी? नहीं सर, जब गिरा मार्केट ना तो मैंने, और पहले तो 500 से शुरू किया था, 500 करके। ठीक है। और जैसे जैसे मार्केट गिरना शुरू किया मैंने और उसमें ऐड करना शुरू किया। अच्छा, और अभी भी अगर और बाजार गिरता है कभी तो आप घबराओगे और ऐड करोगे? नहीं सर, जब मार्केट गिरेगा तो मैं आपका शो डेली से सुनता हूँ सर, दिन में टाइम नहीं मिलता तो रात को सुनता हूँ। तो मैं जब और गिरेंगे तो फिर मैं उसमें वैसे ऐड कर दूंगा। चलिए, बहुत बढ़िया। वैसे तो अली साहब आप बहुत सही दिशा में हैं। बस एक चीज़ जो आपको हेमंत सर ने बताई है कि आपकी, क्योंकि आपने 2 बेटियों की बात की और 1 बेटे की बात की, उनके लिए एक समय अवधि तय कर लीजिए, कितने साल बाद उनकी शादी या पढ़ाई या किसके लिए आपको पैसा चाहिए, और धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़िए। सही तरफ से आपने शुरुआत अच्छी की है, आगे बढ़ते रहिए। जैसे जैसे इनकम बढ़ती है 10-10% अगर आप बढ़ा पाएँ तो बढ़ा लीजिएगा और चीज़ें बेटर होती जाएंगी। थोड़ा और समय दीजिए, आपको और क्लैरिटी इसके ऊपर आती रहेगी, लेकिन आप बिल्कुल सही दिशा में आपने शुरुआत की है और आगे बढ़ते रहिए इसी दिशा के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया अली साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए और कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आगे बढ़ते हैं और अगले दर्शक का एक सवाल भी ले लेते हैं। हमारे पास जो अगला सवाल आया हुआ है वो पूछने के लिए कहाँ गया? हाँ, ये एक सवाल है पिंटू कुमार जी का। ये निपॉन इंडिया का एनर्जी और इंफ्रा फंड लेना चाहते हैं। पहले तो ये कैसा फंड है, क्या ये लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? तो हेमंत सर, सेक्टोरल फंड और उसमें भी इंफ्रा और एनर्जी ऑलरेडी हमें पता ही है कि मेजरली क्रूड के ऊपर बहुत हद तक डिपेंडेंट रहता है ग्लोबल सिनेरियोस पे बेसिकली, और इंफ्रा फंड भी सेक्टोरल है जहां पर स्टोरी मीडियम टर्म तो देखी है, लॉन्ग टर्म का आइडिया नहीं। सो क्या करना चाहिए इन दोनों में? इसमें देखिए, थीमेटिक फंड है, लॉन्ग टर्म में अगर हम कहूँगे तो दोनों थिंग्स में डेफिनेटली पोटेंशियल है, बट एज एन इन्वेस्टर जब आप ऐसे किसी थीमेटिक फंड में जाते हो तो आई थिंक 2-3 चीजों का आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो आपका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो कैसा है, क्या आप इनके जो अटेंडेंट रिस्क हैं जब आप किसी थीमेटिक या सेक्टर फंड में जाते हैं उसको आप समझते हैं? क्या आप समझते हैं कि उसका इम्पैक्ट आपके पोर्टफोलियो पे कितना पड़ेगा? क्या आपके पास वो वेयरविदॉल है कि आप उसको, उस वॉलेटिलिटी को, क्योंकि ये जो थीमेटिक या सेक्टर जो फंड होते हैं ये उनमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। एक तो एंट्री एग्जिट का टाइमिंग, कितना लंबा समय के लिए आप इन्वेस्ट कर रहे हो, राइट? तो वो उसकी जो मॉनिटरिंग है नॉर्मल फंड से अलग होती है, तो वो शामिल करना है कि नहीं, एक होता है पहला चीज देखना कि वहां पोटेंशियल। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज समझ ये रहेगा कि क्या इस थीम में आपका ऑलरेडी एक्सपोजर है एग्जिस्टिंग फंड से। आई एम श्योर ये किसी भी आप पोर्टफोलियो का एनालिसिस कर लीजिए, इन दोनों थीम्स के अंदर कुछ ना कुछ आपको एलोकेशन हर फंड में मिलेगा। तो अगर आपके पास जो थीम, जो सेक्टर आप देख रहे हैं ऑलरेडी आपके पास पोर्टफोलियो में उसमें एक्सपोजर है, तो फिर आपको अपने आप से सवाल ये पूछना है कि मुझे क्या एडिशनल एक्सपोजर की जरूरत है कि नहीं। तो आई थिंक
कभी कभी क्या होता है, जब किसी थीम के बारे में बात हो रही हो, सेक्टर के बारे में बात हो रही हो, तो हम थोड़ा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, हमको लगता है कि यहाँ पे डालना चाहिए। बट आई थिंक एज एन इन्वेस्टर बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप ये देखें कि आपके लिए सुटेबिलिटी है कि नहीं, क्या इसकी जगह आपके पोर्टफोलियो में है कि नहीं, तभी आप डिसाइड कीजिए। पोटेंशियल है लॉन्ग टर्म में थीम में, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, लेकिन आपके लिए वो सुटेबल है कि नहीं वो डिपेंड करता है, जैसे मैंने कहा कि पहली बात आपका पोर्टफोलियो कंपोजिशन कैसा है, ये जो आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो आपके पोर्टफोलियो का कितना बड़ा हिस्सा है, राइट। और अगर बहुत ही छोटा सा हिस्सा है तो उसमें पोटेंशियल होते हुए भी वो आपके पोर्टफोलियो में कुछ कंट्रीब्यूशन नहीं करे। तो आम निवेशक को तो मैं यही सलाह दूंगा कि आप थोड़ा सा एनालिसिस अगर आप करें, या अगर आप कोई एडवाइजर आपको एडवाइस कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूटर को एडवाइस कर रहा है, तो उसको आप एनालिसिस ले लीजिए कि मेरे जो पोर्टफोलियो है इसमें सेक्टर वाइज एलोकेशन मुझे आप दिखा दीजिए, तो देख लीजिए, आप देखेंगे डेफिनेटली इसके अंदर जो एलोकेशन है वो आपको मिली होगी वहां। तो ये कुछ चीजों का ध्यान रखिए डिसाइड करने के लिए, कि सिर्फ ना कि सिर्फ ये देख के कि उसके बारे में बात हो रही है या लगता है कि इसकी वैल्यूएशन अच्छी है इसके लिए इन्वेस्ट करो। तो हेमंत सर, अगर मान लीजिए मेरे पास सब तरह के फंड हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, फ्लेक्सी कैप, मल्टी एसेट, पांचों बेस्ट कैटेगरी के फंड ले रखे हैं, उसके बाद में अगर कोई सेक्टोरल फंड लेना चाह रहा हूं तो आपका व्यू क्या है? और अगर मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ सेक्टोरल ही फंड लेना चाह रहा हूं तो आपका व्यू क्या है? आई थिंक ये बहुत ही अच्छा सवाल है। इसमें देखिए दो चीजें हैं। पहली बात, बाय नेचर जो सेक्टर फंड है वो एग्रेसिव है, हम सब जानते हैं। हाँ। वो क्यों एग्रेसिव है? क्योंकि उनका जो इन्वेस्टमेंट यूनिवर्स है, जहां पे वो इन्वेस्ट करते हैं, वो बहुत नैरो है एज कंपेयर टू ए वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो। मान लीजिए कोई फंड है, एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, फार्मा फंड है या कुछ और फंड है जो एक ही सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, तो फंड मैनेजर के पास वो फ्लेक्सिबिलिटी है नहीं कि उस सेक्टर से वो बाहर जाए। करेक्ट? वो सेक्टर जैसा भी करे उनको वहां पे फुली इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि इसलिए हम कहते हैं कि वो बाय नेचर थोड़े एग्रेसिव है। हाँ, अगर आप, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि आप कैसे निवेशक हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप ऐसे निवेशक हैं जो रिस्क को समझते हैं, अगर आप सही सेक्टर्स को चुन पाते हैं, तो आप ही 4 या 5 या 6 सेक्टर में इन्वेस्ट करके एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। लेकिन चैलेंज क्या है? यहाँ पे रीबैलेंसिंग करनी होगी आपको समय समय पे। मैंने जैसे पहला कहा था, उसमें टैक्सेशन आएगा, टाइमिंग आएगी, राइट। आपको पूरा ध्यान रखना पड़ेगा कि किस सेक्टर पे क्या इंपैक्ट हो रहा है। जैसे अगर हम बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज की बात करें तो हम जानते हैं कि उसका वेटेज जो है निफ्टी 50 में कितना है। तो आप किसी भी लार्ज कैप फंड में चले जाइए, किसी भी मल्टी कैप फंड में चले जाइए, किसी भी लार्ज एंड मिड में चले जाइए, आपको अच्छा खासा एक्सपोजर बीएफएसआई में मिलेगा। तो क्या आपको उसके अलावा अलग से पोर्टफोलियो, अलग से इन्वेस्ट करने की जरूरत है या नहीं? तो कुछ एक फैक्टर्स हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि सेक्टर फंड की यूटिलिटी नहीं है, बिल्कुल है, प्रोवाइडेड आप समझते हो कि इसके उसमें इन्वेस्ट करने के मायने क्या है, आप में वो क्षमता है कि आप सही सेक्टर्स को चुन पाए, उसको रीबैलेंस कर पाए। इनफैक्ट मैं तो ये भी कहूंगा कि जो हार्डकोर इक्विटी इन्वेस्टर्स हैं, स्टॉक इन्वेस्टर, उनके लिए सेक्टर फंड एक काफी इंपॉर्टेंट एडिशन हो सकती है। मैं बताता हूँ क्यों। कि मान लीजिए अगर मुझे फार्मा सेक्टर अच्छा लगता है, तो मुझे लगता है आईटी में पोटेंशियल है, एज एन इन्वेस्टर मैं कितने स्टॉक में इन्वेस्ट करूं? 1 या 2, मैक्सिमम 3। बट अगर मैं चाहता हूं कि इन स्टॉक के अलावा पूरा सेक्टर जब बेनिफिट कर रहा हो, उसका मुझे फायदा हो, तो ये एक अच्छा एडिशन आपके पोर्टफोलियो में हो सकता है। मान लीजिए आप अपने पोर्टफोलियो का 10, 15, 20% एक आईटी फंड में डाल दीजिए और बाकी पैसा 3 स्टॉक में डाल दीजिए। तो हर सेक्टर, हर कैटेगरी ऑफ फंड की यूटिलिटी है हर अलग अलग निवेशकों की। आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप उसकी सूटेबिलिटी को देख ले और फिर डिसाइड करें। तो ये इसलिए भी पूछना ज़रूरी था सर, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न होता है कि शुरुआती वो डिफेंस फंड के साथ करते हैं, इंफ्रा फंड के साथ करते हैं, आईटी फंड के साथ करते हैं, इसलिए भी ये पूछना ज़रूरी था। आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल भी शामिल कर लेते हैं। एक नासिक से सवाल आया है अजय जी का, 37 साल इनकी उम्र है। HDFC का फ्लेक्सी कैप में इनका 5,000 रुपये का निवेश है, SBI कॉन्ट्रा में 2,000 रुपये का, मोतीलाल ओसवाल मिड में 1,000 रुपये का और टाटा स्मॉल में 1,000 रुपये का। 15 साल का इनका नज़रिया है, 1 करोड़ का कॉर्पस ये चाह रहे हैं। करीब करीब इनकी 9,000 रुपये के आसपास की SIP चल रही है, 10% स्टेप अप करते हैं। और दूसरा, ये एक और फ्लेक्सी कैप क्या ऐड कर सकते हैं? पराग पारिक इनकी खुद की इच्छा है, क्या ऐड करना चाहिए या HDFC फ्लेक्सी कैप इज इनफ? नहीं, आई थिंक अगर हम देखें, पहले इनका टारगेट देख लेते हैं। उन्होंने कहा जैसे 1 करोड़ का इनका टारगेट है और करीब करीब 15 साल के लिए वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 9,000 की SIP है, 10% से शायद स्टेप अप करेंगे, तो मुझे लगता है कि करीब करीब 78-80 लाख का कॉर्पस बना पाएंगे
वहां तक पहुंचने के लिए उनको एक्चुअली 15% से स्टेप अप करना होगा 10% की बजाय। तो अगर वो उसको डिसिप्लिन मैनर करते हैं अगले 15 साल तक, तो अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। जहां तक पोर्टफोलियो कंपोजिशन का सवाल है, मुझे लगता है ओवरऑल फंड अच्छे हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड है, एसबीआई कॉन्ट्रा फंड है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड है और टाटा स्मॉल कैप फंड है। लेकिन अगर आप इसको थोड़ा ध्यान से देखें तो आप देखेंगे कि मिड कैप स्मॉल कैप में 1,000 की इन्वेस्टमेंट है, जबकि फ्लेक्सी कैप जो एसेंशियली लार्ज कैप ओरिएंटेड फंड है उसमें 5,000 की एलोकेशन है। ये बात सही है कि किसी भी निवेशक के लिए जो बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है पोर्टफोलियो में, बायस होना चाहिए लार्ज कैप में। लेकिन सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर आपका बड़ा हिस्सा अगर लार्ज कैप में जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप अंडर परफॉर्म करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि फ्लेक्सी कैप में आप 3,000 रुपये इन्वेस्ट कीजिए और ये जो 2,000 बचे हैं बाकी, वो आप मोतीलाल ओसवाल मिड कैप और टाटा स्मॉल में 1,000 रुपये ऐड कर दीजिए। तो क्या होगा, मिड कैप में 2,000 होंगे, स्मॉल कैप में 2,000 होंगे, कॉन्ट्रा फंड में 2,000 होंगे और फ्लेक्सी कैप में 3,000 होंगे। हमने बहुत ज्यादा कुछ शिफ्ट नहीं किया, सिर्फ जो एलोकेशन है डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को, उसको थोड़ा सा रीबैलेंसिंग करने की कोशिश की है, ताकि क्योंकि आप एक्टिवली मैनेज फंड में हैं, अच्छे फंड्स में हैं, तो ओवर ए लॉन्गर पीरियड आप मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाए। तो आप थोड़ा सा एलोकेशन बदल सकते हैं अपने फंड के अंदर, और जो हेमंत सर ने आपको रेशियोज बताए हैं उस रेशियोज को फॉलो अप कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। नितिन कावाले जी का एक सवाल आया है, इनके पास एक्सिस स्मॉल कैप फंड में 3,000 रुपये का एसआईपी है, निपॉन इंडिया फ्लेक्सी कैप फंड में 2,500 रुपये का एसआईपी है, एचएसबीसी लार्ज एंड मिड कैप फंड में 3,000 का एसआईपी है, क्वांट इंफ्रा फंड में 2,500 का एसआईपी है, इन्वेस्को इंडिया टेक्नोलॉजी फंड में 1,500 का एसआईपी है। तो इनकी उम्र 35 साल है, 15 साल का इनका और नज़रिया है, 2 करोड़ का कॉर्पस से चाह रहे हैं। और इसमें करना क्या चाहिए, क्योंकि हेमंत सर इनमें इनके जो मोटा मोटा देख के समझ में आ रहा है कि इनके फ्लेक्सी कैप फंड में स्मॉल कैप फंड और मिड कैप फंड प्लस इंफ्रा और टेक्नोलॉजी, जहां पर भी मिड कैप ही होंगे ज़्यादातर। सो कुछ रिपीटेशन दिख रहा है क्या आपको? जी सुमित, आई थिंक पोर्टफोलियो से पहले बात करते हैं कि इनकी जो इन्वेस्टमेंट है वो अपने लक्ष्य तक कहां से कैसे पहुंच पाएंगे। इनकी जो एसआईपी है वो 12,500 की एसआईपी है, 15 साल का समय इनके पास, 2 करोड़ का टारगेट है जैसा आपने बताया। तो ये जो करंट इन्वेस्टमेंट है उससे करीब करीब 60 लाख का कॉर्पस बनेगा। 12,500 की एसआईपी अगर वो कंटिन्यू करते हैं। अब वहां तक पहुंचने के, 2 करोड़ तक पहुंचने के 2 तरीके हैं इनके पास। एक तो ये है कि वन टाइम आप अपनी एसआईपी को बढ़ा दें 40,000 तक, यानी 12,500 से बढ़ा के 40,000 कर दीजिए, तब आप अपने टारगेट तक पहुंच पाएंगे। दूसरा तरीका जिसके बारे में हमने कई बार बात की अभी तक, वो आप स्टेप अप करें 20% से। अगर 20% से अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट हर साल ये बढ़ाए तो अपने टारगेट जो है उनका 2 करोड़ तक पहुंच पाएंगे। अब अगर इनके पोर्टफोलियो की बात करें, देखिए बिल्कुल सही है, इनमें भी हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की सेक्टर थीमेटिक फंड की। तो यहाँ इनके पोर्टफोलियो में हम देख पा रहे हैं कि वो फंड्स हैं यहाँ पे, एक इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है और एक टेक्नोलॉजी फंड है। अगेन मेरा ये मानना है कि आप जब सिर्फ 12,500 की इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, उसमें भी आप कुछ पैसा अगर अपने इन सेक्टर या थीमेटिक फंड में लगाओगे तो कहीं ना कहीं आप अपने पोर्टफोलियो को जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव बना रहे हो, जो कहीं ना कहीं आपको नुकसान ही करे। क्योंकि अगेन मैं कहता हूँ लॉन्ग टर्म पोटेंशियल में ये सेक्टर और थीम में कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप अपने पोर्टफोलियो में देखेंगे कि इन फंड्स ने कुछ समय तक इरेटिक परफॉर्मेंस दी या अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो कहीं ना कहीं आप हताश होंगे, आप मायूस होंगे और फिर आप एब्रप्टली कुछ ना कुछ चेंज करेंगे जो आपके लिए सही नहीं है। तो मेरा ये मानना है यहाँ पे कि ये दोनों फंड जो है, क्वांट इंफ्रा और इन्वेस्को जो फंड है, 4,000 रुपये आप कोटक मल्टी कैप ले लें। और जहां तक स्मॉल कैप का फंड एक्सेस की जगह बंधन स्मॉल कैप ले लीजिए, मुझे लगता है वही बेहतर ऑप्शन है। ये 2 बदलाव कीजिए। तो थोड़ा बहुत बदलाव, थोड़ी बहुत रीशफलिंग आप इसको फॉलो कर सकते हैं और थोड़ा स्टेप अप करने की ज़रूरत है, जिसके बाद अपने गोल को आप इजीली अचीव होता हुआ दिखेंगे। तो आप इन सब चीज़ों को अकॉर्डिंगली फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है वाराणसी से, राजेश तिवारी जी का सवाल है। इनकी उम्र 44 साल है, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 4,000 रुपये का ये एक एसआईपी कर रहे हैं, ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 4,000 रुपये का एसआईपी। 4,000 रुपये शायद डायरेक्ट प्लान लिखा है, किसका ये आइडिया नहीं, लेकिन 4,000 रुपये एसआईपी वहाँ पर भी। और क्वांट के ईएलएसएस टैक्स सेवर फंड में 4,000 रुपये का ऐसा एक निवेश है। सो 2 शायद टैक्स सेवर हैं इनके पास, जिनमें इनकी एसआईपी चल रही है 4-4 हज़ार रुपये की, और 2023 से एसआईपी कर रहे हैं। अभी नए टैक्स रिजीम में 12 लाख के अंदर ही आ रहे हैं।
ये ईएलएसएस म्यूचुअल फंड में एसआईपी जारी रखनी चाहिए या फिर किसी दूसरे फंड में एसआईपी स्टार्ट कर देना चाहिए? तो इनका सवाल ये है, एक पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है और बाकी 2 टैक्स सेवर है, क्या किया जाए? सुमित, आई थिंक इनका जो सवाल है टैक्स रिजीम के बारे में वो बात करते हैं। अगर नए रिजीम में है तो ऑब्वियसली इनको रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो तो जो पहले ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं वो लॉक इन है, वो तो कुछ नहीं कर पाएंगे। फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए। फंड्स के नाम ठीक से पता नहीं चल रहा, डार्क ट्रेंड कौन सा है, तो उसके बारे में कमेंट करना थोड़ा मुश्किल है। जो 2 ईएलएसएस फंड है, एक इनके पास फ्लेक्सी कैप फंड है, वो तो आप रखिए। 2 जो बाकी 3 फंड जो है, क्योंकि नाम नहीं पता है एक का, तो मैं अगर ये मान के चलूं कि वो भी कोई ईएलएसएस है, हो सकता है ये 12,000 की एसआईपी कर रहे हो ईएलएसएस में इनटू 12 व्हिच इज लाइक ऑलमोस्ट 144। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली आपको आगे ईएलएसएस में इन्वेस्ट नहीं करना है। तो कुछ एक फंड है जो आप कंसीडर कर सकते हैं लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। जैसे आप चाहें तो इन्वेस्ट को लार्ज एंड मिड कैप देख सकते हैं। एक मल्टी कैप फंड, कोटक मल्टी कैप, इस फंड के बारे में हमने पहले भी बात की। और एक मोतीलाल ओसवाल का मिड कैप। तो एक मिड कैप फंड ऐड कीजिए, एक लार्ज एंड मिड कैप, एक मल्टी कैप, फ्लेक्सी कैप आपके पास ऑलरेडी है। तो जो बदलाव आपको करने की बात कही है तिवारी साहब, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। और जो ये टैक्स रिजीम की बातचीत थी, होप कि आपको शायद उससे जुड़ा हुआ भी एक आंसर मिल गया होगा। इसके अलावा एक और सवाल ले लेते हैं। एक सवाल आया है संटू दास साहब का, 34 साल इनकी उम्र है, पश्चिम बंगाल से ये बोल रहे हैं। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में इनका 2000 का एक निवेश है, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप में 2000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल मल्टी एसेट में 2000 का, बंधन स्मॉल कैप में 2000 का। ये 15 साल बाद 1 करोड़ के पोर्टफोलियो की इच्छा रख रहे हैं। करीब करीब इनका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है ये रफली 8,000 रुपये के आसपास की एसआईपी है। क्या ये अचीव कर पाएंगे ये, या और क्या बदलाव करने की जरूरत है इन्हें? सुमित, कितने साल तक इन्वेस्ट करेंगे बोल रहे हैं? 15 साल तक। ओके, सो आई थिंक मेरे हिसाब से टारगेट तो बताया उन्होंने, कितना अचीव करना चाहता है? 1 करोड़। नहीं, डेफिनेटली 8,000 से 15 साल में 1 करोड़ तो होगा नहीं। अगर आप ये 10,000 पे इन्वेस्ट करें 15 साल, तब जाके 50 लाख होगा। तो उनको 20 साल तक इन्वेस्ट करना पड़ेगा 12% के हिसाब से 1 करोड़ तक पहुंचने के लिए। तो आपको थोड़ा सा एक तो अपना स्टेप अप करना पड़ेगा, आपकी एसआईपी को और अच्छे से स्टेप अप करना पड़ेगा। 50 लाख आप पहुंच रहे हैं और 1 करोड़ आपको कॉर्पस चाहिए, तो एसआईपी आपको डबल करनी पड़ेगी इधर। तो आप एक बार को फिर भी अचीव करते हुए दिखाई पड़ेंगे। एक गौरव शर्मा साहब का और सवाल आया है। इनकी एज 40 साल है, ये पिछले 5 साल से एसआईपी कर रहे हैं और करीब करीब 25 लाख रुपए एक्यूमुलेट कर चुके हैं। अब ये 10 लाख रुपए को निकालना चाह रहे हैं और एसआईएफ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। क्या ये सही स्ट्रैटेजी है पहला, और कोई अच्छा एसआईएफ आप इन्हें सुजेस्ट कर पाए? देखिए समझिए, बिल्कुल नया एडिशन है इंडस्ट्री में। अभी कुछ 1-2 फंड अनाउंस हुए हैं, उनके बारे में थोड़ा डिटेल और देखनी पड़ेगी। तो एक डेफिनेटली अच्छा कॉन्सेप्ट है। मतलब अगर आप लगता है कि आपका पोर्टफोलियो अच्छा बना है, आप एक्सपीरियंस है, आप चाहते हैं कि स्पेशल जो प्रोडक्ट है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहें, तो और सेबी का इच्छा भी वही थी जब उन्होंने इसको इंट्रोड्यूस किया था कि काफी सारे निवेशक जो है वो पीएमएस में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। 50 लाख होते नहीं है, तो फिर वो थोड़ा अनऑथराइज पीएमएस में डालते हैं जो रिस्की बनाता है, और उन्हीं को एड्रेस करने के लिए एक कैटेगरी बनाई गई है। अच्छा एडिशन है। आई थिंक थोड़ा इंतजार कीजिए और थोड़ी डिटेल आने दीजिए और कुछ प्रोडक्ट आने दीजिए, उसके बाद आप इसमें इन्वेस्ट करने के लिए सोचिए। तो अभी इसमें अभी इन्वेस्ट मत करिए, टू अर्ली टू से है। थोड़ा और डिटेल आने दीजिए, थोड़े और प्रोडक्ट आने दीजिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिएगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसके अलावा एक सवाल आया है कलयुग का अवतार हैंडल से। इनकी उम्र 25 साल है और एसबीआई निफ्टी 50 इंडेक्स फंड में ये 1000 रुपये और एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड में 1000 रुपये की एसआईपी कर रहे हैं। एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड में 1000 रुपये, 3 एसआईपी इनकी 1000 रुपये की चल रही हैं। 15% पर ईयर स्टेप अप करेंगे। लॉन्ग टर्म में क्या ये फंड सही है? और इनको घर खरीदना है, तो क्या ये 3000 रुपये की एसआईपी इनके लिए सब्सटेंशियल रहेगी घर खरीदने के लिए? दूसरा, क्या ऐसा भी कर सकते हैं कि जितनी घर की ईएमआई बैठे उसके आधे पैसे की एसआईपी कर दें, तो घर की कीमत वैसी निकल आएगी? क्या किया जाए? आई थिंक पहले इनकी एसआईपी की बात करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 3 फंड है इनके पास, 3000 की एसआईपी कर रहे हैं 1,000 से। ब्रॉडली मैं कहूंगा फंड अच्छे हैं। एक इंडेक्स फंड है, एक एसबीआई का लार्ज एंड मिड कैप फंड है, और एचडीएफसी का एक स्मॉल कैप फंड है। अगेन, अगर ये पैसा आगे बढ़ाएं तो कोशिश कीजिए कोई मिड कैप फंड भी ऐड कर पाए। जहां तक इससे जो कॉर्पस बनेगा 3000 के इन्वेस्टमेंट से, अगर ये
10-15 साल भी इन्वेस्ट करेंगे तो मुझे लगता नहीं कोई 18-20 से लाख से ज्यादा कुछ कॉर्पस बना पाएंगे। तो ऑब्वियसली डिपेंड करता है कि उनको कितने पैसे की जरूरत है और कौन सा तरीके से वो पैसे इसके लिए एक्यूमुलेट कर सकते हैं। बट डेफिनेटली इनको पैसा बढ़ाने की जरूरत है अगर इनका जो टारगेट है वो घर खरीदने के लिए इससे ज्यादा रकम का है। तो आप बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अंदर, तो इनिशियली इतनी सी चीज़ से तय करना मुश्किल है कि ये घर पूरा हो पाएगा कि नहीं। लेकिन हाँ, आप ये फंड आपको हेमंत सर ने राय दे दी कि आप कैसे इसमें बदलाव कर सकते हो, क्या कर सकते हो, लेकिन थोड़ा स्टेप अप, थोड़ा जोड़ना घटाने की इसमें और ज़रूरत है, उसको भी एटलीस्ट आप फॉलो करके चलिएगा। एक आखिरी सवाल और लेते हैं, राकेश विश्वास साहब का है। 28 साल इनकी उम्र है, करीब 25 साल के लिए ये होल्ड कर सकते हैं अपने फंड्स को। 2 करोड़ का इनका टारगेट है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप में 3000, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ब्लू चिप में 3000, एचडीएफसी मिड कैप में 3000, निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 3000, एसबीआई गोल्ड फंड में 1000। 10% स्टेप अप। करीब करीब इनकी जो एसआईपी चल रही है वो चल रही है 6, 9, 10 नहीं 11, 12,000 रुपये की एसआईपी चल रही है, जिसको 10% का स्टेप अप करेंगे। सब तरह के फंड इनके पास हैं, फ्लेक्सी कैप है, ब्लू चिप है, मिड कैप है, स्मॉल कैप है, सारे अलग अलग एएमसी हैं। 10% का स्टेप अप भी है। क्या अचीव हो पाएगा 2 करोड़ का इनका टारगेट 25 साल में? सुमित, कितना इन्वेस्टमेंट कर रहे हो? इनका इन्वेस्टमेंट है करीब करीब 12,000 का। 12,000 से कितना साल? 2 करोड़ 25 साल। हाँ, डेफिनेटली अगर वो 25 साल कंटिन्यू करते हैं 12,000 से तो 2 करोड़ से ज्यादा ही बन जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फायदा यहाँ पे क्या है कि लंबा समय है इनके पास। और होता क्या है कि एक स्टेज के बाद हर साल 12% के रिटर्न के हिसाब से हर 5 साल के बाद पैसा डबल होता है। तो अगर ये 12,000 के इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू करते हैं 25 साल तक तो 2 करोड़ से कहीं ज्यादा बना पाएंगे। तो आई थिंक जहां तक टारगेट पूरा करने का सवाल है वो डेफिनेटली इनके पोर्टफोलियो से होगा। जहां तक फंड सिलेक्शन का सवाल है, देखिए हमेशा ध्यान रखिए बहुत लंबा समय है। हो सकता है आज जो फंड वो अच्छे हों, इसका मतलब ये नहीं कि वो फंड 25 साल तक चलेंगे। हमेशा फंड्स के ऊपर, उनकी परफॉर्मेंस के ऊपर कंसिस्टेंसी कैसी है मॉनिटरिंग करते रहिए। और अगर कहीं आके आपको लगे कि थोड़ा एक एक्सटेंडेड पीरियड तक उस फंड ने अच्छा नहीं किया तो फिर उसको बदलाव भी कर दीजिए। ऐसा नहीं कि आपको 25 साल तक इन्हीं में चलना है। बट अभी अगर हम देखें, बात करें तो पराग पर एक फ्लेक्सी कैप है इनके पास। आई थिंक फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में हमने पहले बात की कि ये एक अच्छा फंड है। तो ओवरऑल मुझे लगता है पोर्टफोलियो ठीक है। बट इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने कहा, जो आपकी परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटरिंग करते जाइए। ब्लू चिप है, आईसीआईसीआई ब्लू चिप, अगेन गुड क्वालिटी फंड। तो आई थिंक ब्रॉडली पोर्टफोलियो ठीक है। सिर्फ जैसा मैंने कहा मॉनिटरिंग की जरूरत है क्योंकि टाइम होराइजन बहुत लंबा है। तो आपका टाइम होराइजन क्योंकि बहुत ज़्यादा लंबा है, सो बेटर इज़ कि आप बीच बीच में अपने फंड्स को रिव्यू करते रहिएगा। वैसे कोई दिक्कत नहीं है, वैसे सब बढ़िया आपने चुना है, आपका गोल भी अचीव हो जाएगा, स्टेप अप करते रहेंगे तो आराम से अचीव हो जाएगा। बट फंड्स को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप एक बार को रिव्यू करते रहिएगा, अभी नहीं लेकिन आगे वाले समय में, आने वाले समय में आप रिव्यू करते रहिएगा। हेमंत सर, बहुत बहुत शुक्रिया कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, दर्शकों सवालों के जवाब देने के लिए, आज के हमसे टॉपिक पे बातचीत करने के लिए। हर बार की तरह बहुत कुछ सीखने को मिलता है और आपने वो SIF का नया जिक्र छेड़ दिया, तो अब उम्मीद है आपसे जल्दी उसके ऊपर भी हम बातचीत करेंगे ही आगे। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आज जुड़ने के लिए, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो फिलहाल अब मेरी सिप मेरा सवाल को ही समेटेंगे। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला बना रहेगा। नमस्कार।